गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर निर्देशांक ज्यामिति की सीरीज। तो जो पिछला और जो पहला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था पॉइंट के बारे में। पॉइंट या फिर बिंदु से जुड़ी हुई बातों को डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज हम अपना सेकंड लेक्चर है उसको स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर की छोटी सी बात थी, वो मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन जो है वो x, y की फॉर्म में किया जाता है। x कहलाता आपका अब्सिसा या फिर भुज, y कहलाता आपका ऑर्डिनेट या फिर कोटि। एक तो ये बात हमने डिस्कस की थी। फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि जो आपका x एक्सिस है उसके ऊपर x एक्सिस पर आपका जो y कोऑर्डिनेट होता है उसे आप लिखते हो 0। एक तो ये सिंपल सी बात थी। ऐसे ही हमने डिस्कस किया था कि जो आपका y एक्सिस है उस y एक्सिस पर आपका जो x कोऑर्डिनेट है उसे लिखा जाता है 0। ये बात भी डिस्कस की थी। इसी क्रम के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात और निकल के आई थी हमारी। वो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जैसे ये बिंदु आपका है, मैं इसको कह देता हूं कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y। कोई मुझसे कहे कि इसकी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो ये हमने प्रूफ करके डायग्राम के थ्रू देखा था कि x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इसका y कोऑर्डिनेट। ऐसे ही आपसे पूछ ले कि इसकी y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगी, तो आप क्या कह सकते हो, x कोऑर्डिनेट। अब देखो हर सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले उसकी थ्योरी और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कौन से जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, और इसके अलावा जो सवाल सीडीएस के अंदर पूछे गए हैं, तो इन सवालों को हम फोकस करते आ रहे हैं। तो आज के सेशन में भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थ्योरी का पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पॉइंट में आज हमें क्या देखना है, तो पॉइंट में सबसे पहले हम डिस्टेंस को देखते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन को देखेंगे, पहले दूरी को देखेंगे, उसके बाद प्रतिच्छेदन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस या फिर दूरी जो होती है वो दो बिंदुओं के बीच भी पूछी जा सकती है, और ऐसे ही किसी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से भी पूछी जा सकती है। असल में मूल बिंदु भी आपका एक पॉइंट ही होता है, तो दोनों बातें ही सेम है। और आगे जब हमारी लगभग ये 6ठी और 7वीं क्लास जो होगी उसके अंदर हम ये बात भी डिस्कस करेंगे कि कोई रेखा जा रही है उससे किसी पर्टिकुलर बिंदु की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। तो यहां पर चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं बात को। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, तो गौरव सर का जो टेलीग्राम का चैनल है वहां पर आप जाएं, वहां से आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप अपने बेसिस पर भी इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। तो देखो सबसे पहले ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। ये जो पॉइंट है आपका ये कहलाता है ओरिजिन। ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या लिखते हैं हम लोग, 0 0। x कोऑर्डिनेट भी इसका 0 और y कोऑर्डिनेट भी इसका 0 हो जाता है, माइनस x एक्सिस एंड माइनस y एक्सिस। तो सबसे पहले जो बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से दूरी। तो देखो ये आपका मूल बिंदु हो गया। आप एक रैंडम कोई भी बिंदु उठा लो, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं यहां पर एक हमारा बिंदु है, कोई भी बिंदु होगा जैसे बिंदु P। अब इस बिंदु के कोई कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं, तो सबसे इजी वे क्या रहेगा, x, y मान लो, कोऑर्डिनेट ले लिए। अब आपसे ये क्या पूछना चाह रहा है कि ये जो ओरिजिन है आपका, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। तो इसके लिए देखो जो रिजल्ट ध्यान रखना है वो भी मैं आपको मार्क करवाते हुए चलूंगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये चीज ध्यान रख लो। दूसरा, यहां पर जब हम लोग बातों को डिस्कस कर रहे हैं तो एक एक करके हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम है इन बातों को समझना। तो आप क्या करो, इस बिंदु P से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी बिंदु की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कौन करता है, उसका y कोऑर्डिनेट। तो ये लेंथ निकल के आ गई y। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, बिंदु P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो y एक्सिस पर। क्या पढ़ा था,
किसी बिंदु की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। चलो भाई ये लिख दिया। अब यहां से थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो डिस्टेंस है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस या फिर कार्ड, इसे हमें फाइंड करना है। तो यहां से कॉमन सेंस लगाओ, एक भुजा जिसकी लेंथ y है, ये जितनी लेंथ है सेम टू सेम उतनी ही लेंथ आपके सामने ये है, तो ये क्या हो गई आपकी x। 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट या आपका रिजल्ट निकल के आ गया कि डिस्टेंस इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक रिजल्ट तो आपको ये सीधे ध्यान रखना है। अब देखो इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे, भी बात तो बहुत बेसिक सी है। अब इसलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पता नहीं कब 9th-10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, अब तक हो सकता है वो भूल गए हों, तो इसको लेकर उनके माइंड के अंदर कोई खास इमेज नहीं है। तो इन इमेज को हम लोग क्लियर करना चाहते हैं कि एक एक करके बहुत छोटी छोटी बात को गहराई से हम लोग समझेंगे। इसके बाद जो आपको पीडीएफ मिली हुई है, आप उसके क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हो, लगभग 130 के आसपास उसमें सवाल है। तो एक काम तो अपना ये हो गया कि मूल बिंदु से जो लंबवत दूरी, मूल बिंदु से जो दूरी निकाली जाती है किसी बिंदु की, वो होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर। चलो भाई अगली हेडिंग आप लगा लो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसी का ही अगला पार्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये आपको फाइंड करना है। तरीका अपना वही से, क्या करो, सबसे पहले तो y एक्सिस बनाया, इसके बाद बना लिया x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन -x -y। अब दो बिंदु आपको दे देगा, जैसे कोई भी रैंडम दो बिंदु ले लो, एक बिंदु आपने चूज किया यहां पर, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और इससे मान लेते हैं कि d डिस्टेंस पर कोई रैंडम बिंदु है, यहां से क्या करोगे d डिस्टेंस लोगे, ये दूरी d है, और एक बिंदु है ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो x2 और y2 है। यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि जैसे ये बिंदु P है और ये वाला बिंदु Q है, इनके बीच की जो डिस्टेंस D है उसको कैसे फाइंड करेंगे। रिजल्ट इसका बहुत ही आसान है, लेकिन एक बार तरीका थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखो सिंपल सा तरीका है, यहां से आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहां से भी एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब ये दो लाइन परपेंडिकुलर, ये अपने आप परपेंडिकुलर, तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल, तो यहां से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो वो ऑटोमेटिक इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर हो जाता है। जैसे इस लाइन और इस लाइन का कंपैरिजन करेंगे, दो पैरेलल लाइन को तीसरे ने काटा, तो ये आपके अंदर के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। क्लियर है। ऐसे ही आप चाहो तो यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। अब करते हैं मुद्दे की बात। देखो x यहां तक है, ये वाली जो डिस्टेंस है x एक्सिस से इस बिंदु की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लिखा जाता है y कोऑर्डिनेट, जो कि आपके पास क्या है y1। ऐसे ही x एक्सिस से इस बिंदु की दूरी, ये वाली जो परपेंडिकुलर लेंथ है, इसको आप क्या लिखोगे y2। यहां से यहां तक y2 और ये वाली आपकी y1, तो ये जो गैप आपको दिख रहा है, इस गैप को आप कह सकते हो कि ये जो गैप है ये लिखा जा सकता है y2 माइनस y1। रिजल्ट आ गया। फिर देखो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कौन बताएगा, x कोऑर्डिनेट। तो यहां से बात को समझना, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है आपकी x1, ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या कहलाएगी x2। अब देखना ये पूरी x2 है क्योंकि इसके बराबर है, ये पार्ट आपका x1 है। तो यहां से ये वाला पार्ट अगर मैं फाइंड करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, पूरी दूरी x2, ये दूरी x1, तो ये जो पर्टिकुलर लेंथ आपको दिख रही है ये लिखी जा सकती है x2 माइनस x1। अब जरा गौर से देखना, आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल निकल के आया है जिसमें क्या है 90 डिग्री के सामने d की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सिंपल है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट कर दोगे। तो यहां से जो कंक्लूजन निकल के आया ये आपको सीधे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया अपना। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो भाई,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो यहां से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस अगली बात y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या फिर d इक्वल्स टू आप लिख सकते हो डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट, किसका, डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट जो आपको गिवन है उनका स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन आपके जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनका स्क्वायर। तो दोनों बातें कहने का मतलब सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका छोटा सा रीजन है। अब तक जो दो बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं वो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि हमने क्या फाइंड किया था कि ओरिजिन से किसी बिंदु की दूरी, बिंदु एक ही था, कोऑर्डिनेट x और y मान लिए, तो d की वैल्यू क्या लिखी, √x² प्लस y²। ऐसे ही दो बिंदु हैं तो कोऑर्डिनेट आपने x1 y1 और x2 y2 मान ली, डिस्टेंस क्या निकल के आएगी, राइट एंगल ट्राइंगल बना है तो √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या फिर क्या कह सकते हो d इक्वल्स टू √ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स इनका स्क्वायर। ये सिंपल सा रिजल्ट है। तो ये बात तो हो गई हमारी डिस्टेंस की। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटरसेक्शन या फिर प्रतिच्छेदन। जनरली उसको डिवीजन भी कह दिया जाता है। डिवीजन मतलब विभाजन। पहले तो उसको समझेंगे, दो टाइप का ये होता है, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, आंतरिक विभाजन और आपका बाह्य विभाजन। उसके बाद ये की ये बात जब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के सेंट्रोइड और इन सेंटर, उसमें भी ये बात काम में आने वाली है। इसके अलावा हम मिड पॉइंट थ्योरम भी यहां पर डिस्कस करेंगे तो उसमें भी ये बात आपके काम आएगी। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। इंटरसेक्शन, इसको आप कह सकते हो प्रतिच्छेदन। इंटरसेक्शन या फिर इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया, प्रतिच्छेदन। और इसको जनरली डिवीजन भी कह दिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवीजन का यहां पर आप मतलब निकालेंगे विभाजन, दोनों एक ही बात है। ये आपकी हेडिंग हो गई। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क भी करेंगे और इस बात को थोड़ा सा ध्यान से भी समझेंगे। देखो क्या है यहां पर, जैसे y एक्सिस और अपना x एक्सिस, ये हो गया। अब यहां पर एक पॉइंट आपके पास ये वाला है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x1 और y1, और एक पॉइंट यहां पर ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। क्लियर है? दोनों को मिला दिया। लैंग्वेज ये भी हो सकती है कि जैसे आपके पास यहां पर एक पॉइंट P है और यहां पर आपके पास एक पॉइंट Q है। P और Q को आपने मिला दिया, मिलाने पर एक बिंदु बीच में आ गया इनके कहीं, यहां मान लेते हैं। इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो मैंने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट x और y है। या तो ये हमारा सवाल हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि PQ को मिलाने पर एक बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं वो इसे किस रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका आप नाम देना चाहो तो इसको R नाम दे सकते हो, और ये जिस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है वो m/n है। फिर से बात को समझना, हमारे पास यहां पर टोटल 4 बातें हैं। P के कोऑर्डिनेट, Q के कोऑर्डिनेट, ये जनरली आपको एग्जाम में गिवन होते हैं। इसके अलावा P और Q को मिला देते हैं तो उस लाइन के ऊपर आपको कहीं ना कहीं एक बिंदु मिलता है R। क्लियर है? R कहां हो सकता है, PQ को मिलाया उसी पर कहीं मिल गया, यहां कहीं भी हो सकता है। ऐसा भी चांस है कि PQ को आगे बढ़ाते आगे तक और यहां जाकर के कहीं R मिलता, या फिर आप QP को इस साइड में बढ़ाते तो R यहां भी आपको मिल सकता था। क्वेश्चन में ये बात आपकी क्लियर हो जाएगी। तो जब भी कभी P और Q को मिलाने पर बिंदु बीच में कहीं मिले, कहीं भी रैंडम जगह, तो वो आपका होता है इंटरनल डिवीजन। R क्या करेगा, PQ को आंतरिक विभाजित करेगा। जब PQ को आप मिला देते हो, उस पर यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, इस पर अगर आपको R नहीं मिलता, R या तो आगे की तरफ मिलता है या इस साइड में पीछे की तरफ अगर मिलता है, तो उस केस में जो डिवीजन होगा उसे हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल डिवीजन या फिर बाह्य विभाजन। अब देखो मेरा मुद्दा ये है कि आप चीजों को थोड़ा डिटेल में समझें।
क्लियर है। आगे जैसे मिरर इमेज चलेगी, मिरर इमेज में मैं आपको जो सॉल्यूशन है वो तो एक लाइन में निकाल के दे दूंगा कि ये बात आप ध्यान रख लो, एग्जाम में काम आ जाएगी सीधे सीधे। लेकिन उसके पीछे जो हम छोटी छोटी बेसिक बातें जब डिस्कस करते हैं तब हमें पता चलता है कि जब आप सारी की सारी वो एक लाइन अगर भूल जाते हो तो क्या किया जाए, तो आप डायग्राम्स का सहारा लेते हो, सवाल आपका सोल्व हो जाता है, हालांकि उसमें टाइम लगता है। तो इसको भी ऐसे डिटेल में समझते हैं। तो डिटेल में क्या, देखो सिंपल सी टास्क है, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मैंने दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और तीसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्लियर है। ऐसे ही यहां पर भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और ऐसे ही आप यहां पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये 90 निकल के आ गए। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, जब भी कभी दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो आपकी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो इस एंगल को मैं अल्फा नाम देता हूं, तो ये वाला भी मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा। अब ये दिखने में थोड़ा छोटा जरूर है, लेकिन वही है कि डायग्राम आपको ऐसा बनाना ही पड़ेगा और इसका रिजल्ट जरूर आसान है। क्लियर है। अब देखो इस ट्राइंगल में 190 1 अल्फा, इसमें 190 1 अल्फा, तो जायज सी बात है बचा हुआ एंगल भी दोनों में क्या होगा, सेम। तो मैंने मार्किंग कर दी बीटा और बीटा। अगर आपको ये छोटा दिख रहा है तो भी सुनते जाइए, बात समझ में आ जाएगी। बीटा बीटा, जब भी दो अलग अलग ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल या फिर यूं कह लो दो ही एंगल आपके सेम हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम होगा, और उस केस में आपके दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप जब भी ट्राइंगल हो जाते हैं, अगर बात करें सिमिलरिटी की, तो सिमिलरिटी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका बहुत बड़ा पार्ट है। सिमिलरिटी का वेटेज भी अच्छा खासा रहता है आपका एग्जाम के अंदर, तो उसको तो हम जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पर मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं, सिमिलरिटी साइन रूल से निकल के आती है। साइन रूल में क्या होता है, रेशियो ऑफ साइड, उसको हम लोग यूज करते हैं। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, सीधे सीधे सिमिलरिटी अप्लाई कर रहा हूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक एंगल मैंने चूज कर दिया मेरा 90 डिग्री, इसके सामने m और इसके सामने n। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने बड़े ट्राइंगल में m और छोटे ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने n। ये रेशियो हो गया m रेशियो n। सिमिलरिटी अप्लाई कर रहा हूं। फिर देखना, यहां एक एंगल मैंने चूज कर लिया, कौन से वाला भाई, अल्फा ले लो। जैसे अल्फा लोगे तो आपको अल्फा के सामने ये वाली जो साइड है ये लिखनी होगी, और यहां भी अल्फा के सामने ये साइड आपको लिखनी होगी। अब थोड़ा सा बात को ऑब्जर्व करना, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट, तो ये दूरी y1, यहां से यहां तक की दूरी, देखो पीछे जो बात हमने पढ़ी थी वो काम आ रही है, ये कंप्लीट y, और ये वाली जो कंप्लीट लेंथ है ये क्या आपकी y2। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या था, यहां पर मेरा उद्देश्य सिंपल सा ये था कि मुझे ये लेंथ मिल जाए, ये दूरी आपकी y और ये वाली आपकी y1। तो इस लेंथ को मैं लिख सकता हूं y माइनस y1। क्लियर है। और ऐसे ही मुझे यहां पर भी इस लेंथ की नीड थी, तो इस वाली पर्टिकुलर लेंथ को आप क्या कह सकते हो, देखो Q से यहां तक की दूरी y2, R से यहां तक की दूरी आपकी y, तो y2 में से इस y को हटा दोगे तो ये जो गैप आपको दिख रहा है ये आप लिख सकते हो y2 माइनस y। सिमिलरिटी के अंदर क्या करते हैं भाई, जैसे 90 डिग्री को यूज किया है वैसे ही आपने क्या किया, यहां पर अल्फा को काम में ले लिया। अल्फा के सामने इस ट्राइंगल में ये साइड है और अल्फा के सामने इस ट्राइंगल में ये साइड है। अब सिमिलरिटी अगर मैंने आपको मेरे हिसाब से पढ़ाया होता तो ये चीजें नेसेसरी नहीं थी। अब सिमिलरिटी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, तो मैं नहीं जानता किस बच्चे की कितनी पकड़ है इसके ऊपर, तो हो सकता है आपको ये रटने वाली बात भी लगे, तो एक बार के लिए इसको ऐसे ही मान लो। तो क्या होगा भी, अल्फा के सामने बड़े ट्राइंगल में जो साइड है वो क्या आपकी y माइनस y1, छोटे ट्राइंगल में क्या आपकी y2 माइनस y। अब देखो इनिशियल लेवल पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि p के कोऑर्डिनेट गिवन है, q के कोऑर्डिनेट गिवन है, r जो है वो इसे m रेशियो n के अंदर डिवाइड कर रहा है। क्लियर है। इनिशियली मैं इतना ही मान के चल रहा हूं कि बिंदु p है, बिंदु q है, इन दोनों को मिला दिया, इस पर कहीं बिंदु r है, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो इस बिंदु r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। चलो भाई सोल्व करते हैं। तो यहां से क्या निकल आएगा, y, x तो है ही नहीं इसमें इन्वॉल्व, मल्टीप्लाई कर दो पूरी बात इधर मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगी my2, ये इधर होगा माइनस का my, इक्वल में ये n इधर मल्टीप्लाई होगा तो ny माइनस ny1। इस पार्ट को आप क्या करो, उधर ले जाओ,
एम वाई उधर ले जाओगे तो ये क्या निकल के आएगा ब्रैकेट में m प्लस एन और y, ये पार्ट इधर आ जाएगा तो आप इसको लिख सकते हो my2 प्लस ny1 लिखा जा सकता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे क्या करोगे, y जब आपको निकालना है तो m प्लस n का इसके नीचे डिवीजन कर दोगे। अब ये तो हो गया कि हमने इन बातों को कैसे समझा है, क्लियर है। अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है। रीजन ये है कि सिलेबस इतना वास्ट है, चीजों को डिटेल में नहीं समझोगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बच्चे दिन रात लगे हुए हैं मेहनत करने में, कॉन्सेप्ट कवर करने में, तो उनको कंपीट करना या उनके बराबर आने में आपको ये सारी चीजें तो सीखनी पड़ेंगी। तो जो मोटा मोटी बात थी काम की, उस पर चलते हैं। क्या था भाई, ये आपके पास एक बिंदु P है, इसके कोऑर्डिनेट आपके हैं x1 और y1। एक दूसरा बिंदु मेरे पास Q है, इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास x2 और y2। ये बात हमने देखी थी। एक बिंदु R है, R इससे क्या कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है। R के कोऑर्डिनेट हमें निकालने थे। तो देखो ये पार्ट क्या होता है, इधर मल्टीप्लाई होता है, ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, क्यों होता है, अभी अभी रिजल्ट निकाला था, y कोऑर्डिनेट हमने निकाल करके उसमें देखा। तो इस R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि आपने y कोऑर्डिनेट, R के कोऑर्डिनेट हमने x, y माने थे, अपनी तरफ से माने थे, फिर y की वैल्यू हमने निकाली थी। y की वैल्यू अगर आप गौर से देखेंगे तो अभी अभी हमने क्या देखा था, m इंटू y2, m का मल्टीप्लाई किसके साथ था, y2 के साथ, प्लस इस n का मल्टीप्लाई किसके साथ था, y1 के साथ, ny1, और डिवीजन किसका था, m प्लस n का, लिखा जा सकता है। अब इतना कॉमन सेंस तो आप भी लगा सकते हो कि अगर x कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो तरीका तो वही काम में आएगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, mx2 प्लस यहां से आप लिख सकते हो nx1 और अपॉन में m प्लस n। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, रिजल्ट। अब इसी बात को थोड़ा सा आगे हम और खींच करके देखें। ये डायग्राम स्टार लगा लेना इस बात को कि याद करने का ये तरीका है, और जब आप इन चीजों की बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये एक इजी सी टास्क लगने लग जाती है। फिर आपको तरीका भी नहीं ध्यान रखना होगा कि इधर का m है उधर मल्टीप्लाई होगा। तो देखो डिवीजन आपका दो टाइप का होता है। अगर मैं सबसे पहले डिवीजन की बात करूं तो मेरा आता है इंटरनल डिवीजन या फिर आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन, इंटरनल डिवीजन। तो इसमें क्या होता है कि जब आप P को Q से मिलाते हैं तो जो आपका बिंदु R है वो कहीं यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है इस पर यहां कहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब P से Q के बीच बिंदु R को होना ही पड़ेगा। और R के जो कोऑर्डिनेट आप निकालते हो वो क्या होते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। x कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आपका हो जाता है my2 प्लस ny1 अपॉन में आपका m प्लस n। ये लिखा जा सकता है। एक दूसरा डिवीजन भी होता आपका इसी के अंदर, एक्सटर्नल डिवीजन या फिर कह ले बाह्य विभाजन। एक्सटर्नल डिवीजन या फिर बाह्य विभाजन, स्थिति को थोड़ा सा समझिए कि ये P है और ये Q है। ऐसे केसेस में क्या कहता है कि PQ को आगे बढ़ाने पर कहीं बिंदु R आता है निकल के, तो PR और QR का जो रेशियो है, जैसे ध्यान से समझना यहां पर, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ये m/n है। m/n किसका है, P से R तक की दूरी और Q से R तक की दूरी। क्लियर है, PR वर्सेस QR का रेशियो m/n है। तो सेम टू सेम वो बात यहां भी अप्लाई होगी कि P से R तक की दूरी का अगर आप Q से R तक की दूरी के साथ रिलेशन लेना चाहेंगे तो रेशियो क्या आएगा, m/n। लेकिन इसमें क्या हुआ, PQ को आपने मिला दिया लेकिन बिंदु R नहीं मिला। R क्या मिला, लाइन को आगे बढ़ाया तब। तो ये डिवीजन होता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन। रिजल्ट इसका भी वही सिमिलरिटी से ही निकलता है। तो बार बार प्रूफ करना एक तरीके से मेरे ख्याल से टॉर्चर आपके लिए भी हो जाएगा कि बात तो सिंपल सी थी। तो कुछ चीजें जो अनवांटेड है आपकी कि बार बार उनका प्रूफ नहीं देखना है, उतना उनका रिलेवेंस नहीं है, तो उसको हम अवॉइड भी करेंगे। ऐसे ही देखो यहां से एक छोटी सी बात और निकलती है कि PQ को बढ़ाया,
एक तो ये लैंग्वेज होती है कई बार, क्लियर है, और ऐसे ही एक लैंग्वेज और हो सकती है कि क्यू पी को बढ़ाया। दोनों सेम बातें नहीं है। बात क्या, पी क्यू को बढ़ाने का मतलब है पी से क्यू पर गई और क्यू से आगे की तरफ गई तब आर मिला। क्यू पी को बढ़ाने का मतलब होता है क्यू से पी पर आए और इसको आगे बढ़ाया तब आर मिला। ठीक, तो ये जो बात है असल में देखा जाए तो ये ज्योमेट्री में बहुत काम आती है। वो क्या करता है एग्जामिनर, छोटे से सवाल में भी स्टूडेंट का दिमाग घुमा देता है। क्या, क्यूपी को बढ़ा दिया, सारी चीजें फ्लो में चल रही है, ये पी है, ये क्यू है, पी क्यू की वैल्यू ये इतनी है, फिर लास्ट में एक छोटी सी लाइन अटैच कर देता है क्यूपी को बढ़ाने पर। और हमें आदत क्या होती है, ये पैटर्न की बस सेम। तो ये जो लैंग्वेज होती है इनको भी थोड़ा सा देखें गौर से। हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस लैंग्वेज पर सवाल आज तक नहीं पूछा गया है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे आपका एसएससी, सीएचएसएल, सीपीयू या सीजीएल हो, किसी में नहीं पूछा गया। तो यहां पर देखो रिजल्ट जब आपका निकल के आएगा तो सेम ऐसा ही रिजल्ट होगा, जस्ट उसमें फर्क क्या होगा, जहां जहां पर आपको ये प्लस के साइन दिख रहे हैं वही सिमिलरिटी अप्लाई करोगे तब रिजल्ट आता है। जहां जहां पर आपको ये प्लस के साइन दिख रहे हैं वहां वहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। तो एक्सटर्नल डिवीजन में अगर मैं कहूं कि मेरे रिजल्ट्स क्या होंगे, तो जो आर है इस बिंदु के कोऑर्डिनेट जब आप लिखोगे तो तरीका वही है, mx2 माइनस आ गया जहां प्लस लिखा था और m माइनस n, क्लियर। ऐसे ही आप लिख सकते हो my2 माइनस ny1 अपोन में m माइनस n, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो कहने का मतलब इतनी सी बात आप अगर ध्यान रख लेते हो तो इससे आपका काम चल जाता है, बशर्ते जो छोटी छोटी चीजें, देखो ये इनको बढ़ाना कम करना ये बुक्स में नहीं दी जाती हैं, तो आप थोड़ा सा गौर से वीडियो को सुने। ऐसा नहीं है कि हम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, हम पैरेलल में और भी दूसरी बातें कर देते हैं कि ये इस टाइप का सवाल बनता है, उस पार्ट के अंदर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट ज्यादा कुछ तो कवर नहीं हो रहा लेकिन आपकी लैंग्वेज तो एटलीस्ट कवर हो जाती है और उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए फिर यहां तक अपना क्या हो गया, डिवीजन हमने देख लिया, डिस्टेंस हमने देख ली। अब आगे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और निकल के आता है, ठीक है भाई, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, डिवीजन बाय एक्सिस। इसके भी आप 3 स्टार लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। डिवीजन बाय एक्सिस, डिवीजन बाय एक्सिस, या फिर हिंदी में कहोगे तो क्या है, अक्षों द्वारा विभाजन। ये बात हमें यहां पर पढ़नी है। अब देखो एक्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, जायज सी बात है। एक आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस, और दूसरा आपका होता है वाई एक्सिस। तो कई बार क्या होता है, बिंदु का विभाजन एक्स एक्सिस कर देता है, कई बार आपका विभाजन वाई एक्सिस कर देता है। थोड़ा सा बात को समझ लेते हैं कि इसके रिजल्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, रिजल्ट कहां से आया। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब मेरे पास यहां पर एक बिंदु P है, P के कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूं x1 कोमा y1, ये बिंदु मेरा P है। यहां से मैंने एक बिंदु ले लिया Q और Q के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए x2 और y2। अब यहां से देखो जो अपना रिजल्ट निकल रहा है असल में वो कौन से एक्सिस से निकलेगा, कौन कट कर रहा है भाई, थोड़ा सा तो सोचो। PQ को ये बिंदु कट कर रहा है, ये कौन सा बिंदु है, R, क्लियर है, R बिंदु कट कर रहा है। तो ऐसे जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो क्या पूछता है कि बिंदु P के निर्देशांक ये हैं, Q के निर्देशांक ये वाले हैं, क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। Y एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो यहां पर आपके पास ये क्या निकल के है, R। अब ये मैं मान लेता हूं कि इधर वाली डिस्टेंस कुछ है और इधर वाली डिस्टेंस कुछ है। जैसे ये हो गई मान लो 20 सेंटीमीटर, वो हो गई 30 सेंटीमीटर, तो जो फाइनली रेशियो निकल के आया वो आया 20:30 या फिर 2:3। तो आप क्या कह सकते हो कि PQ को Y एक्सिस ने, क्योंकि Y एक्सिस बोल दिया इसका मतलब इस पर बिंदु क्या आपका R, PQ को Y एक्सिस m/n में डिवाइड करता है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m/n, m/n की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है।
अभी अभी हमने क्या देखा था, जब भी कभी हम रिलेशन निकालते हैं तो ये m इधर मल्टीप्लाई होता है और ये n आपका इधर मल्टीप्लाई होता है, रिजल्ट निकल के आता है r का। अब एक छोटा सा कॉमन सेंस लगा के बताओ मुझे, इस r का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? सोचो थोड़ा सा। इस r का x कोऑर्डिनेट होगा 0। स्टार्टिंग में बात पढ़ी थी पिछली क्लास में, क्या y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता आपका 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता क्या होगा, तो मैंने स्टार मार्क कर दिया। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं फाइंड किया? क्योंकि मुझे m/n निकालना है और मेरा काम यहीं से हो जाएगा। अब देखो आपको पता चल गया कि r का जो x कोऑर्डिनेट है वो निकल के आएगा 0। तो x कोऑर्डिनेट निकालोगे कैसे? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपोन में m प्लस n। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपोन में m प्लस n, और ये रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा 0। पता ही चल रहा आपको साफ साफ। m प्लस n से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कंप्लीट 0 हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो इसकी अगली ही लाइन अगर आप लिखोगे तो वो क्या होगी mx2 प्लस nx1 इक्वल्स टू 0, या फिर आप क्या कह सकते हो mx2 इक्वल्स टू माइनस nx1। m/n की वैल्यू माइनस x1 अपोन x2, ये हमारा निकल के आया एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब ध्यान रखना, इसमें कुछ बातें और निकल के आएंगी, उनको भी हालांकि मैं साथ साथ में प्रूफ करवा ले जाऊंगा। क्वेश्चन जो आपके मन में डाउट है वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, बस चीजों को गौर से देखते रहें और साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहें। देखो यहां से मैंने क्या किया, कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या निकाला? सबसे पहले तो देखो मुद्दे की बात करते हैं, डिवीजन कौन कर सकता है? एक्स एक्सिस, या आप लिख सकते हो यहां पर थोड़ा स्पेस बना करके बाई एक्स एक्सिस, और जो सेकंड बात है आपकी वो आप लिख सकते हो बाई वाई एक्सिस, कि जो आपका विभाजन है वो कर सकता है एक्स एक्सिस भी और विभाजन आपका वाई एक्सिस भी। इसका रिजल्ट क्या निकाला आपने? इसका रिजल्ट निकाला m अपोन n इक्वल्स टू माइनस x1 अपोन में x2। ये रिजल्ट हो गया। अब एक कॉमन सेंस लगा के बताओ, y एक्सिस डिवाइड करता है माइनस x1 अपोन x2 में। अगर पिछली ही जगह हम लोग उसे इंटरसेक्ट करवाते, किसके थ्रू? x एक्सिस के थ्रू। x एक्सिस के ऊपर बिंदु r आ जाता, x एक्सिस पर आपका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो सेम टू सेम वही बात my2 प्लस ny1 अपोन m प्लस n इक्वल्स टू 0। तो my2 प्लस ny1 की वैल्यू 0 हो जाती। सोल्व करते तो फाइनली जो आपका रिजल्ट निकल के आता m/n, वो आप क्या लिख सकते थे? माइनस का y1 अपोन y2। क्लियर है? इस फॉर्मेट में रिजल्ट आया। अब यहां पर ये रिजल्ट तो आपको सीधे ध्यान रखना है, रीजन आपको पता चल गया। बाई चांस अगर आप भूल भी जाते हैं तो ये आपका डिवीजन का फॉर्मूला था, उसके अंदर एक कोऑर्डिनेट को आप 0 रखते हो। अगर वो कहता है y एक्सिस तो x कोऑर्डिनेट को 0 रखोगे, रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? x की फॉर्म में। अगर वो x एक्सिस की बात करता है तो एक कोऑर्डिनेट y आपका 0 होगा, वहां से आपका ये वाला रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये तो इजी टास्क होगी कि कभी भूलोगे भी नहीं कि यहां से निकल के आया था। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास m अपोन n का रिजल्ट पॉजिटिव निकल के आता है और अगर आपका m अपोन n का रिजल्ट नेगेटिव निकल के आता है, अब ये मत समझना कि दोनों के माइनस लगा, -5/3 हो सकता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट m अपोन m का अगर पॉजिटिव निकल के आता है तो आप कहोगे ये वाला जो डिवीजन है आपका, ये कैसा डिवीजन है? इंटरनल। ये आपका आंतरिक विभाजन है। तो अगर ये आंतरिक विभाजन है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ भाई, डिवीजन तो दो ही टाइप के हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल डिवीजन। ये आपका हो जाएगा बाह्य विभाजन। अभी मैं एक सवाल लेकर के इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि ये ऐसे क्यों आते हैं रिजल्ट और किस वजह से वो आपका रिजल्ट नेगेटिव या फिर पॉजिटिव होता है। तो देखो, अब कुछ चीजें जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी, जैसे कुछ बच्चों को तो ये लगा भी था कि इतनी बेसिक तरीके से क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो उसके पीछे का रीजन यही है कि लगभग मुझे पढ़ाते हुए 5 साल ऑफलाइन के अंदर हो गए हैं।
तो यहां से हमने यही बात ऑब्जर्व की कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चा क्या सोचता है कि हाँ ये मेरे को आती है, ठीक है, ऐसा मैं कर दूंगा, ये मैं कर दूंगा, नहीं, उन सारी चीजों को एक बार अवॉइड करें जो मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे कोऑर्डिनेट आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद आप कोई भी XYZ बुक ले, प्रीवियस ईयर पेपर दें, कोई भी मॉक टेस्ट लगाएं, अगर उसके बाद भी आपको ये लगता है, वैसे तो देखा जाएगा तो अपनी जो सीट में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं उसमें 20 सवाल ऐसे हैं जो आपका दिमाग भी हिला देंगे, क्लियर है, तो उस टाइप की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी आपके सामने कि नहीं ऐसा पढ़ना है, वैसा पढ़ना है, ये लेवल है, वो लेवल है। शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ो, उसके बाद जज करो कि सच में आपको ये जो बातें बेसिक से क्यों पढ़ाई जा रही थी। तो यहां से देखो मैं एक छोटा सा सवाल लेता हूं और जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन वाली बात है उसको थोड़ा सा प्रूव भी करवा देता हूं क्वेश्चन के थ्रू। देखो एक सिंपल सी बात बताना, ये आपका क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां x की वैल्यू नेगेटिव, उधर x की पॉजिटिव, y आपका पॉजिटिव। अगर मैं बिंदु यहां से लेता हूं P, तो P के कोऑर्डिनेट मुझे क्या लेने होंगे, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो मैंने मान लिया -5, y कोऑर्डिनेट मुझे पॉजिटिव लेना है 2, और ऐसे ही मैं यहां चला जाता हूं तो इस बिंदु के मैंने कोऑर्डिनेट लिए, x कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया 3, y कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया 10, और ये मेरे पास जो बिंदु है वो क्या है, Q। अब मुझे एक बात बताओ, इतना कॉमन सेंस हर बच्चे में होगा कि बिल्कुल वो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, इतना कॉमन सेंस हर बच्चे में होगा कि ये वाली वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आपको एक बात पता होगी कि P यहां 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 कहीं भी हो, Q यहां 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 कहीं भी हो, P से जब Q को मिलाओगे, जब सेकंड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जाओगे तो बिल्कुल बीच में y एक्सिस आएगा। अब बीच में y एक्सिस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आपका बिंदु क्या है, R, और ये डिवाइड करेगा इसे m/n में, तो यहां से आपको पता है m और n की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। रिजल्ट जो निकल के आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। रीजन पता है, इंटरनल डिवीजन में m/n की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो पहले इंटरनल को ही देखते हैं, क्या m/n की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव आ रही है, तो देखना जरा क्या कर रहे थे हम लोग, फिर से वो जो पुराना फॉर्मूला हमने पढ़ा था डिवीजन का उसी से चलते हैं। दोनों को मिलाओगे, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा, फॉर्मूले में mx2 + nx1 अपॉन m + n लिखोगे, 0 करोगे, m अपॉन n की वैल्यू x की फॉर्म में आएगी और वो क्या होगी, -x1 अपॉन x2। किसका डिवीजन हो रहा है, ये PQ को y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, ये बात भी जरूरी है जाननी। PQ को y एक्सिस कर रहा है कि P से Q तक जाते हैं तो बीच में y आता है, तो m/n आपका क्या हो गया, माइनस ये x कोऑर्डिनेट -5 और बटा में 3 कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया, 5/3 पॉजिटिव रिजल्ट होगा। एक सिंपल सी बात फिर देखना, IIT में तो हालांकि इस टाइप के सवाल बार बार पूछे गए हैं, लेकिन अपनी एग्जाम्स में ये बात नहीं पूछी गई। यहां पर चलते फिरते P दे दे, Q कोऑर्डिनेट दे दे, y एक्सिस दे दे, और चलते ही लास्ट में लास्ट पॉइंट पर सवाल को घुमा दे, क्या कह दे कि QP को y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा। घुमाया जा सकता है लैंग्वेज को, हालांकि आज तक नहीं घुमाया लैंग्वेज को, बट संभावना तो मान सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, Q से जब आप P की तरफ जाओगे तो ये रेशियो वर्सेज आपको ये रेशियो लिखना है, तो वहां ज्यादा नहीं सोचना, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, तो यहां से जो m/n आएगा, ये m और n आप अब चेंज करोगे, क्या होगा, जहां से चलते हैं और जहां तक जाते हैं m/n, तो यहां कोऑर्डिनेट क्या होंगे भी, माइनस लगना था x कोऑर्डिनेट, और यहां माइनस आपका फिर से 3:5। तो कॉमन सेंस आ गया होगा। यहां से हमने रिजल्ट निकाला कि ये दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये दूरी 3 सेंटीमीटर, तो PR और RQ का रेशियो 5:3 होना था, मस्ट है। लेकिन अगर भविष्य में ये लैंग्वेज आपको दे दी जाए कि QP को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो कुछ बच्चे तो वहीं हाथ खड़े कर देंगे, अच्छा ये वाली बात तो हमने पढ़ी नहीं। अरे पढ़ी आपने, गौर नहीं किया होगा। Q से P पर जा रहे हो तो सिंपल सी बात है, वो का वही तरीका, बस रेशियो क्या बताना, QR वर्सेज RP। तो अगर आपने यहां से 5:3 निकाला तो इधर से बोलोगे तो 3:5 ही बोलोगे, और अगर आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो आप उसको फाइंड भी सीधे क्या कर दोगे, 3:5। तो ये बात तो क्या होगी, इंटरनल डिवीजन इस हिसाब से आपका वर्क करता है। अब थोड़ा सा मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक्सटर्नल जो डिवीजन आप करते हो उसके अंदर हमेशा
m रेशियो n नेगेटिव निकल के आता है। आपने क्या किया यहां पर x y माइनस एक्स एंड माइनस वाई। एक बिंदु मैं यहां पर ले लेता हूं, P मेरा बिंदु है, कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए -10 और 2, ये लिखना था। और ऐसे ही मैंने क्या किया, यहां पर एक बिंदु ले लिया Q के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए -6 और ये वाले 5, ये Q हो गया। अब आपको भी पता कि दोनों वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है, दोनों को मिला दोगे, वाई एक्सिस ने तो नहीं काटा, तो PQ क्या करेगा, यहां पर आगे बढ़ाओगे, आगे बढ़ाने पर क्या होगा, आपको R मिलेगा वाई एक्सिस पर। तो यही वजह है इसको क्या लिखा जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन। अब यहां पर एक अच्छी बात यह है कि कभी भी वो आपसे ये नहीं कहेगा कि QP को वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करें। रीजन क्या है, Q को P से मिला लो, आगे बढ़ा दो, कहीं भी वाई एक्सिस नहीं मिलेगा क्योंकि वाई एक्सिस तो एक होता है। तो एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर आपको ऐसा कोई भी तनाव नहीं लेना है। तो यहां सीधे सीधे एक बात ऑब्जर्व करना, रिजल्ट क्या होना चाहिए आपका, m रेशियो n, ये लिखोगे, क्या लिखा जाएगा, -x1 अपॉन x2। तो -x1 अपॉन x2 की वैल्यू कितनी आ गई, -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या दे दिया, -5:3, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि असल में देखा जाए तो इंटरनल डिवीजन क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन क्या है, और कुछ हमारे सामने चुनौतियां भी होती है कि भविष्य के अंदर अगर वो, हालांकि सीडीएस तो फिर भी सवालों को घुमाने की कोशिश करता है, और एग्जाम है वो सवालों को इतना इधर उलट फेर करके नहीं पूछते। तो आप हमेशा ये वाली बात ध्यान रखेंगे, और इसीलिए इन चीजों को, इसी को बेसिक कहा जाता है। अब ये तो सबको ही पता है कि हर कोई याद कर लेगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, -x1 अपॉन x2, क्लियर है। लेकिन अगर कोई सवाल घूम करके आपके सामने आता है, आप स्किप कर देते हो उसको कि मैंने ऐसा नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब ये है कि आपने चीजों को बेसिक से समझा ही नहीं था। आपने जस्ट 2 फॉर्मूले याद किए थे, उसी के बेसिस पर आप अपना काम चलाना चाह रहे हो, और उसी के बेसिस पर आपने ये सपना पाल रखा है कि मैं लेफ्टिनेंट बन जाऊंगा, मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा या फिर ऑडिटर बन जाऊंगा। तो चलिए फिर इसके बाद हमें डिस्कस करने हैं क्वेश्चंस। तो जैसा कि पिछला सेशन था उसी हिसाब से हम जितनी बातें पढ़ी है उन्हीं पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जो एसएससी ने पूछे हैं और सीडीएस ने पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इजी सा सवाल है। इसने क्या पूछा कि बिंदु -4,3 और 3,-8 के बीच की दूरी क्या होगी। तो सिंपल सी जो बात आपको बताई थी कि ये सवाल नंबर अपना 11 है, 10 सवाल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, डिस्टेंस का रिजल्ट क्या होगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 लिख दो या x2 माइनस x1 लिख दो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां से देखो x एक्सिस का डिफरेंस -4 में से 3 लेस करना है, तो -7 का स्क्वायर 49 49, और ऐसे ही 3 और -8 का डिफरेंस, तो ये 3 हो गया, उसमें से -8 करोगे 11 का स्क्वायर 121, ऐड कर दिया 121 49, तो आपका रिजल्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू √170, ये अपना हो गया रिजल्ट। सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करो, ये भी इजी है वैसे ही। अगले सवाल पर, ये अपना क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्या कहा इसने, 0 0 और 5 12 के बीच की दूरी। तो ये तो आपको वैसे भी पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ट्रिपलेट बन रहा होगा, 5 12 की वजह से रिजल्ट क्या आ जाएगा 13। क्योंकि आपने पहले भी देखा, ये जो डिस्टेंस थी असल में ये क्या था, आपका हाइपोटेनस कर्ण था, ये यही तो निकल के आया था। अब यहां से 5 और 12 है, तो इनमें से एक आपका बेस हो जाता है, एक आपका यहां पर परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इसका मतलब ये, अगर आपको ट्रिपलेट्स पता है, हालांकि इनके पीछे का भी रीजन होता है, ये कैसे बनते हैं उनको भी देखेंगे। तो कुछ कॉमन ट्रिपलेट है, जैसे 3 4 5 है, इसी का जस्ट डबल कर देते हो तो 6 8 10 बन जाता है, 3 गुना कर देते हो तो 9 12 15 बन जाता है। तो वो तो क्या हो गए, डिराइव ट्रिपलेट, ठीक है। इनके अंदर आपने 2 का 3 का 4 का 5 का गुणा करके बनाया। ओरिजिनल ट्रिपलेट 3 5 4 था। ऐसे ही 8 15 17 भी आपका एक ट्रिपलेट होता है।
ऐसे ही आपका 9, 40 और 41 भी एक ट्रिपलेट होता है। तो इस टाइप के 8, 15, 17, 7, 24, 25 भी आपका एक ट्रिपलेट होता है। तो जब ट्रिग्नोमेट्री हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये क्यों बनते हैं, इनके पीछे का रीजन क्या होता है, उन बातों को भी डिस्कस करेंगे और इनिशियल लेवल पर आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान भी रखेंगे। तो चलिए फिर सवाल नंबर 13, लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 13, में देखो आपको क्या कहा कि x, y, x और मूल बिंदु से क्रम से 3,4 की दूरी। तो एक सिंपल सी बात बताओ, x एक्सिस से अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो आप क्या लिखते थे, y कोऑर्डिनेट। तो रिजल्ट क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट 4। ऐसे ही देखो हमने पीछे भी क्या पढ़ा था कि y एक्सिस से अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो क्या लिखोगे, उसका x कोऑर्डिनेट। तो यहां से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी निकल के आ गई, 3। मूल बिंदु से आपको दूरी पूछी है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या दे देगा, 5 यूनिट। तो यहां से आप कह सकते हो आपका जो ऑप्शन है बी आपका करेक्ट हो गया, 4, 3 और 5। थोड़ी सी एरर कई बार ऐसे हो जाती है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से चीजों को नहीं पढ़ रखा है तो 3 की जगह 4, 4 की जगह 3 ये होने का चांस बनता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लैंग्वेज को रीड करो। इनकी पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम का चैनल बताया था गौरव सर का, तो वहां से ही आपको मिल जाएगी पीडीएफ। देखो 3 बिंदु दे रखे हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट आपके पास ए, बी और सी। तो ये कह रहा है कि ये किस टाइप के है, कोलाइनर। कोलाइनर का मतलब होता है संरेख। संरेख का मतलब, कहने का मतलब ये जैसे लाइन है, इस पर एक बिंदु ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। तो सारे के सारे क्या है, एक लाइन ड्रॉ करके एक ही लाइन पर आ गए, इनको कहा जाता है कोलाइनर। अगला ऑप्शन है बी, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल। एबीसी है, ये क्या बना रहे, इक्विलेटरल। तो इस केस में क्या होता है, इक्विलेटरल में ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, तीनों की तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, समबाहु त्रिभुज अपना। फिर राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ऑप्शन सी आपका ये भी निकल के आता है। तो देखो, और फिर चौथा ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। अब काम की बात देखो, यहां पर 2 टाइप के कॉन्सेप्ट काम में आते हैं। एक तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम ए बी की वैल्यू फाइंड करके बताओ। ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 - 3 2 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट -2 -4। तो यहां से क्या बचा, 2 का स्क्वायर और फिर 6 का स्क्वायर, √40। ए बी की वैल्यू √40। ये एग्जाम अप्रोच में आपको सिखा रहा हूं कि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि पूरा उसको डिटेल में लिखो। इसीलिए मैंने एक एक्स्ट्रा बात आपके सामने लिखी थी कि एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस उसका स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और उसका स्क्वायर, कंप्लीट का अंडर रूट। ए बी निकाला आपने, ऐसे ही आप वैल्यू निकाल दो बीसी की। बीसी के अंदर देखो कोऑर्डिनेट चेक करो, 3 और 4 का अंतर 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। 4 और 3 7 का अंतर क्या हो जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना बन गया, √10। ऐसे ही यहां से एक वैल्यू हमें निकालनी है एसी। ए और सी को कंपेयर करोगे, 1 - 4 तो 3 का स्क्वायर 9 बन गया, -2 -7। तो यहां पर आपके सामने क्या रिजल्ट बन गया, 7 और 2 9, 81। और 81 के अंदर आप 9 ऐड करोगे तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, 90। अब ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। यहां पर पहला ऑप्शन है उसको चलो चेक कर लेंगे, ठीक है, कोलाइनर वाली बात। दूसरा ऑप्शन क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक बात बताओ, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दिख रही है, नहीं दिख रही। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो गलत हो गया। रीजन, तीनों साइड इक्वल आ जाती तो हम तुरंत कह देते कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज है। अगले वाले पर आ जाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस या फिर कर्ण का काम करती है, सबसे बड़ी भुजा ये। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या बनना चाहिए था आपका, 90, √90 का स्क्वायर। क्या बना, नहीं बना। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी। अब मुद्दे की बात यह है कि ये क्या कोलाइनर है आपके। अब कोलाइनर को चेक करने का क्या तरीका होगा भाई। अब ये एक नई बात थोड़ी सी निकल के आ गई है। असल में क्या होता है, डिस्टेंस से तो आप आइडिया लगा नहीं पाओगे सीधे सीधे कि इनका एडिशन करें तो रिजल्ट आ जाए, लेकिन आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स। तो मैं आपको यहीं पर वो बात एक बार लिखवा देता हूं, स्लोप या फिर ढाल।
तो जो स्लोप होती है m लिखा जाता है y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा क्या बताता है y2 माइनस y1, तो यहां पर x2 माइनस x1, या फिर इसको लिखोगे y1 माइनस y2, तो यहां x1 माइनस x2 ये होता है। इसको पढ़ेंगे, देखो अब बीच में सवाल आ गया तो यहीं पर इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। एक एक करके मैं सारा रीजन बताऊंगा कि ये बात ऐसे क्यों लिखी जाती है। स्लोप को हमें डिटेल में भी समझना है, क्योंकि जो लाइन हम लोग पढ़ेंगे वो भी क्या होती है, एक लाइन स्लोप फॉर्म में भी पढ़नी पड़ती है। तो यहां से स्लोप चेक करनी होती है। तो अगर आप ए बी की स्लोप चेक करना चाहें, ए बी की स्लोप एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी की जब स्लोप चेक करोगे तो मैं लिख लेता हूं बी कोऑर्डिनेट का मैंने क्या उठाया y, तो y2 माइनस 1 y1, तो 4 माइनस माइनस 2, तो ऊपर क्या आ गया मेरे पास 6, और ऐसे ही 3 माइनस 1 क्या आ गया मेरे पास 2, तो स्लोप क्या निकल के आ गई ए बी की 3। ऐसे ही AC की स्लोप निकालोगे, AC की क्या, ए और सी को कंपेयर कर लो, 7 माइनस माइनस 2, तो ऊपर क्या आ गया अपने पास 9, और नीचे 4 माइनस 1 3, तो रिजल्ट क्या आ गया 3। कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों की स्लोप जो है वो सेम निकल के आ गई है कि ए बी और ए सी ने, जैसे आपने क्या किया, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। हालांकि स्लोप पढ़ेंगे तभी ये बात ज्यादा क्लियर होगी। तो अगर हम लोग ए बी के द्वारा बनाए गए एंगल को चेक करते हैं तो उसकी वजह से स्लोप आपकी आती है 3। कहने का मतलब कोई एंगल अल्फा आया होगा। फिर आपने ए और सी को मिलाकर के भी ये बात चेक की तो अगेन ये रिजल्ट क्या बना, सेम स्लोप। तो कहने का मतलब ये तीनों एक लाइन पर नहीं होंगे, तो ए बी और ए सी के जो एंगल के डिफरेंस है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं आपको यहां एक बात कहना चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर सवाल को आप मार्क कर लेना, और जब हम लोग स्लोप पढ़ लेंगे तो ये रीजन भी आपको समझ में आ जाएगा कि ए बी और ए सी की स्लोप हमने कैसे फाइंड की। ठीक है, तो ये रैंडम बीच में क्वेश्चन आ गया था, तो खैर सॉल्यूशन इसका इतना ही होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। एग्जाम में थोड़ा सा और जल्दी इन चीजों को करना पड़ेगा, ये काम माइंड में स्पीड से, तभी जाकर के अपनी बात बनेगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना है ये 15 नंबर की अगर बात करें तो देखो P और Q के जो निर्देशांक आपको दे रखे हैं वो -3,4 और 2,1। PQ को R तक इस प्रकार बढ़ाया जाए कि PR बराबर 2QR। देखो इसने क्या कहा कि P के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, Q के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं अपने अपने। इसके कोऑर्डिनेट है -3,4 और इसके कोऑर्डिनेट है 2,1। क्लियर है। फिर इसने क्या कहा, PQ को R तक बढ़ाया, PQ को आप बढ़ा ले जाओ R तक। फिर इसने एक छोटा सा रिलेशन और दिया आपको। रिलेशन क्या दिया कि PR की जो वैल्यू है, P से लेकर R तक की जो वैल्यू है वो ट्वाइस है किसका, QR का। जैसे इसकी वैल्यू मैं अगर 1 सेंटीमीटर मानता हूं तो उसका जस्ट डबल ये 2 सेंटीमीटर। अगर इसको मैं 5 सेंटीमीटर मानता हूं QR को तो उसका जस्ट डबल 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, PR। तो एक बात बताओ, ये दूरी 5 सेंटीमीटर, ये 10, तो ये कितनी 5। तो इस हिसाब से आप क्या कह सकते हो कि जो आपका P और R है उसका मिड पॉइंट क्या है, Q। अब देखो मिड पॉइंट को थोड़ा सा और लिख लेते हैं एक जगह साइड में। मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या करता है, 1:1 में डिवाइड कर देता है 1:1 के अंदर। क्लियर है। तो यहां पर एक बात ऑब्जर्व करना, जब आप फॉर्मूला लगाते हो mx2 प्लस nx1 अपोन में m प्लस n, तो 1 गुणा x2 1 गुणा x1 अपोन में 1 प्लस 1 2। तो यहां से मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो सीधे सीधे लिखे जा सकते हैं कि दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम अपोन में 2 और दोनों के y कोऑर्डिनेट का सम अपोन में 2। अब यहां से एक बात ऑब्जर्व करना, P और R का मिड पॉइंट है वो क्या निकल के आया है, Q। और आपसे पूछ क्या रहा है कि जो R है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। अब एक बात ऑब्जर्व करना कि P और R की वजह से आप Q निकाल सकते हो, निकाला जा सकता है। तो देखना -3 में
एक नंबर जोड़ा आपने क्वेश्चन मार्क और 2 का डिवीजन किया तो कितना आया 2। इसको और इस क्वेश्चन मार्क को जोड़ करके 2 का भाग दिया तो रिजल्ट कितना आया 2। इस 2 को राइट में भेजोगे तो कहने का मतलब -3 और क्वेश्चन मार्क को ऐड करने पर, या लिख लेता हूं एक लाइन, -3 और क्वेश्चन मार्क को ऐड करके 2 का भाग दिया तब एक्स कोऑर्डिनेट 2 आ गया। जैसे ही आप इस बात को सोल्व करेंगे तो ये 4 और -3 इधर क्या आ जाएगा 7 लिखा जा सकता है। और ये काम देखो, इतनी सारी बातें अगर आपको पता है तो इतना डिटेल में जाने की नीड नहीं थी। कैसे करते एग्जाम में, ये अप्रोच भी थोड़ी सी समझ लो। देखना जरा, इसको ऐड करेंगे, 2 का डिवीजन करेंगे 2 आएगा, मतलब इन दोनों के एडिशन का हाफ कर देंगे तो 2 आएगा। दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 2 × 2 4। तो -3 में क्वेश्चन मार्क जोड़ा 4 आ गया, -3 को उधर भेज दो तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना 7। वाई कोऑर्डिनेट की बात कर देते, इसको और इसको जोड़ के 2 का भाग दिया 1 आ गया। तो इसका मतलब इसको जस्ट इसका और इसका सम करने पर रिजल्ट क्या आएगा 2। वो जो 2 नीचे था वो मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 2। 4 को उधर भेज दोगे तो कितना आ जाएगा y -2। तो असल में देखा जाए तो आपका रिजल्ट तो ये हो गया। इसका थोड़ा सा करेक्शन कर देना भाई, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन गलत दे रखे हैं। क्लियर है। तो असल में देखा जाए तो एग्जाम में इस लेवल तक आपको जाना होता है। रीजन क्या है, अगर हम लोग एकदम डिटेल में करने बैठ जाएंगे कि इस चीज को ऐसे फाइंड करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा किल हो जाता है। तो इस बात को आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लैंग्वेज को रीड करो। देखो भाई क्या कहा, एक पॉइंट है जिसके भुज कोटि के बराबर है। कहने का मतलब ऑर्डिनेट और अब्सिसा दोनों क्या है इक्वल, और a -1 0 एक पॉइंट है और एक पॉइंट b है 0 5। इससे ये क्या है समान दूरी पर है। अब 2 तरीके बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, या तो देखो अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक है तो आप बाई ऑप्शन में चले जाओ, और बाई ऑप्शन से करने का तरीका क्या होता है, जो ऑप्शन आपको इजी लग रहा है उस पर पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद जो ऑप्शन आपके हार्ड होते जाते हैं उन पर आप ट्राई करेंगे। कब की बात है कि ए आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, तीसरा पॉइंट क्या समान दूरी पर आप मान लो सी, और उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये तरीका आपका क्या है बाई ऑप्शन। दूसरा तरीका क्या है कि भाई सीधे सीधे हम लोग पैटर्न से चले, तो मैंने मान लिया उस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स k, k है। उसने क्या कहा था, ऑर्डिनेट और अब्सिसा भुज और कोटि दोनों के दोनों आपके बराबर है, तो k और k दोनों इक्वल ले लिए। तो इससे दूरी, इस पॉइंट की a से जब आप दूरी निकालोगे d, तो क्या लिखी जाती है अंडर रूट में। इस पॉइंट की b से जब दूरी निकालोगे वो भी क्या होगी अंडर रूट में लिखी जाएगी। तो दोनों इक्वल अंडर रूट में, तो स्क्वायर करके लिख दो। तो आप सीधे सीधे देखो एग्जाम में डील यहां से करते हैं कि जनरल तरीका भी फॉलो हो जाए और डील भी कर ले। तो आप क्या करोगे, a के साथ डील करोगे तो k -1 और -1, तो k +1 का स्क्वायर प्लस आगे क्या है 0 और k -0 k का स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। इस बिंदु की b से दूरी निकालोगे तो b के कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 5, तो k -0 का स्क्वायर k स्क्वायर एंड k -5 का स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। अब देखो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी और एडवांस है तो ये स्टेप भी पॉसिबल हो सकती थी। रीजन यहां के स्क्वायर आएगा, यहां के स्क्वायर, यहां के स्क्वायर, यहां के स्क्वायर, तो एक तो ये सीधा सीधा ही कट जाता है, इसका के स्क्वायर उसके के स्क्वायर से कटेगा। a + b का होल स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ 2k + 1 आ जाएगा, वहां माइनस का 10k प्लस का 25। तो मैं एक स्टेप लिख देता हूं यहां पर 2k + 1, और यहां स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर तो सारे जा चुके हैं, तो माइनस का 10k + 1, इसको इधर ले आओ तो ये 12k, सॉरी 1 नहीं आएगा 25। देखो 12k बन गया, एक उधर चला गया 24, 12k = 24। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं 2 और 2, ये आपका हो गया रिजल्ट। तो आपकी चॉइस है, देखो ऐसे भी कर सकते हो बाई ऑप्शन, अगर आप स्पीड से इन चीजों को चेक कर ले जाए। मैक्सिमम 3 ऑप्शन ही आपको चेक करने होते हैं। कई बार बाई चांस ऐसा हो जाता है कि आपका पहला ऑप्शन ही सटीक बैठता है
तो ये फायदे की बात है। कई बार क्या है, 3 ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, चौथा क्यों नहीं चेक करते? तीनों को चेक किया, नहीं बात बनी, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो चौथा आपका ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, और मैं सजेस्ट करता हूं कि इन चीजों, छोटी छोटी चीजों पर पकड़ बनाने की कोशिश करो जिससे आपका टाइम बचे, कि दोनों तरफ के स्क्वायर आएगा। असल में हमने यहां पर क्या फाइंड किया था? डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया पहले। तो ये जो के स्क्वायर कट गए, और ये इक्वेशन आप सीधे भी लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। आसान सा सवाल है, फिर से वही बात, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। देखो क्या कहा, ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्या करते हो भी मिड पॉइंट जब निकालते हो? एक्स कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, वाई कोऑर्डिनेट्स का सम अपॉन में 2। एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ना जरा, -7/2 में 5/2 जोड़ोगे 2 आ जाएगा, एलसीएम आ गया। ऊपर -7 + 5 क्या बचेगा? ऊपर -7 + 5 -2, -2/2 क्या आ गया? दोनों का सम -1 निकल के आ गया। और आपको क्या कहा है? दोनों कोऑर्डिनेट का सम क्या आया? -1, और उसको भी डिवाइड किससे करना है? 2 से। तो इस हिसाब से ये तो अपनी बात हो गई। अगले में देखो, एलसीएम 4/3 + 11/3, 3 एलसीएम आ गया। ऐड करोगे तो 4 + 11 कितना हो गया? 15, डिवाइड बाई 3। तो दोनों का सम, वाई कोऑर्डिनेट्स का सम 5, और उसे भी क्या करना है? 2 से डिवाइड। ये क्या होते हैं? आपके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी क्या हो गया? करेक्ट। तो ये इजी कैटेगरी में सवाल जाता है। एग्जाम में ध्यान रखना, ये एडिशन नहीं करना, जोड़ जोड़ के देख रहे हो फिर एलसीएम ले रहे हो, सीधे माइंड में करने की कोशिश करो। सवाल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर में देखो, इसने क्या कहा कि एक्स एक्स बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो देखो, एक्स एक्सिस का जो डिवीजन है वो क्या होता था? रेशियो तो वही m/n आप फाइंड करते थे, लेकिन इसको क्या लिखते थे? -y1/y2। थ्योरी में बेहतर तरीके से कर रखा था। तो यहां से इतनी बात तो आपके माइंड की है, और ये वाला जो पार्ट आपका इधर स्टार्ट हो रहा है, ये एग्जाम में डील करने का तरीका। तो बिंदु P और Q की बात कर रहा है, इसका मतलब P से Q की तरफ मूव किया आपने। तो यहां से आप क्या लिखोगे? -y1, माइनस तो आ ही गया। y1 की वैल्यू कितनी है? -4, डिवाइड में क्या करोगे? 3, ये इससे कैंसिल आउट। तो जो रेशियो आपका वो क्या निकल के आ जाएगा? 4/3। और बाकी इतना इजी सवाल है, एग्जाम में आप इसे माइंड में भी कर सकते हैं। तो छोटी छोटी हर बात को डिस्कस करेंगे कि कहां पर आप अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। 19 पर आ जाते हैं। 19 को रीड करो। देखो 19 में क्या कहा कि रेखा y = 0। तो शुरुआत में भी हमें पता है कि y हमेशा 0 कहां होता है? तो y हमेशा 0 होता है x एक्सिस पर। आगे इक्वेशन ऑफ लाइन में भी ये बात आ जाएगी। बाकी एक जगह एक्सप्लेन भी किया था पहले लेक्चर में, x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 चलता है, इसलिए इसको कह दिया जाता है y = 0। क्योंकि जो लाइन की इक्वेशन आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो आएगी ax + by + c = 0। तो इसमें क्या होता है? या तो x कोऑर्डिनेट हो या y कोऑर्डिनेट हो या दोनों मौजूद हो। तो इसने क्या कर दिया? सिर्फ y = 0 बचा। इसका मतलब b की वैल्यू 1, ये ऑटोमेटिक 0 हो गया। ये c है, उधर चला जाएगा, इसकी भी वैल्यू आपकी 0 कर रखी है इसने। तो ये इक्वेशन होती है लाइन की। ठीक है, खैर इसको तो डिस्कस करना ही है। तो यहां से मोटा मोटी जो बात निकली, y = 0 का मतलब हुआ x एक्सिस की बात कर रहा है। तो x एक्सिस बिंदु 3, -5 और -4, को किस अनुपात में विभाजित करेगा? x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा भाई? m/n का रेशियो। x एक्सिस डिवाइड करता है -y1/y2 की फॉर्म में। तो मैं सीधे सीधे मुद्दे पर आ जाता हूं। माइनस का साइन, और y1 की वैल्यू -5 और y2 की वैल्यू 7। तो रिजल्ट अपना क्या आ गया? 5/7। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट रिजल्ट हो गया। तो इस छोटी सी बात को भी ध्यान रखना। कई बार कह देता है x एक्सिस,
कई बार इसी बात को कह देता है y बराबर 0, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 20, लैंग्वेज को रीड करो। देखो 20 में क्या कहा कि पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है -4, -2 और एक और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 8, 7 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में आंतरिक विभाजित करता है। क्या है कि 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, एक तो पॉइंट है आपका -4, -2, एक दूसरा पॉइंट है आपके पास 8, 7। इन दोनों को मिलाया जाता है तो बीच में कहीं एक बिंदु आ जाता है और वो इसे क्या करता है 2:3 में इंटरनली डिवाइड कर देता है। तो आपसे इसने छोटी सी बात पूछी है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। निकालने का तरीका, ये आपका m है, इधर मल्टीप्लाई होगा, ये n है आपका, इधर मल्टीप्लाई होगा। x कोऑर्डिनेट दोनों के x और इस रेशियो से निकलता है, तो सीधे सीधे देखो क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 8 16, 3 गुणा 4 12, और 12 कैसा माइनस का। 16 में से 12 लेस कर दिया, कितना आ गया 4, और डिवीजन किसका करना है 2 + 3 5। क्लियर है। आगे करें बात, तो यहां से 2 गुणा 7 14 और 3 गुणा -2, तो माइनस का कितना हो जाएगा 6। 14 में से -6 करोगे तो कितना आ जाएगा 8, और डिवाइड बाई क्या हो गया आपका 5। ये आपका यहां से रिजल्ट, तो इसको आप ऑप्शन के साथ मैच करवाओगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। अगले सवाल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में इसने क्या बात कही, लैंग्वेज को रीड करो। में इसने कहा कि एक पॉइंट R है, फिर पॉइंट P और Q के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। 3:1 में एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं, R के कोऑर्डिनेट निकालने। तो सीधे सीधे बिना कोई दिमाग लगाए देखो, आपके पास एक तो ये पॉइंट है 4 -4 3, दूसरा आपके पास कितना है -1, 6, और जो रेशियो का डिवीजन है वो क्या है 3:1। एक्सटीरियर डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है, बाह्य विभाजन है, तो साइन क्या होगा mx2 - nx1 अपॉन में m n। तो ये बात सीधे सीधे अप्लाई कर दो, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल ले, तो 3 - 1 -3, फिर माइनस का साइन, 1 गुणा में -4, तो -3 + 4, तो रिजल्ट क्या आ गया 1, और लेस करोगे तो 3 - 1 2, 1/2 आ गया यहाँ पर। और वैसे देखा जाए तो थोड़े से आप अवेयर हो तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो चुका है। मान लो बाई चांस 2 ऑप्शन में 1/2 होता तो फिर y भी निकालना होता। 6 गुणा 3 18, 1 गुणा 3, 18 में से माइनस करना पड़ेगा 3, तो कितना बचेगा ऊपर 15, और डिवीजन में आपका कितना आ जाएगा 2। तो यहां से ये अपना हो गया रिजल्ट, 1/2 रेशियो 15/2। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, लैंग्वेज को रीड करो। देखो y एक्सिस जो है वो बिंदु 2 दे रखे हैं आपको, 2 पॉइंट, किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब तक बात समझ में आ गई होगी, किस रेशियो में करेगा, y एक्सिस -x1 अपॉन x2 में, तो -1 अपॉन में 3, तो ये क्या आ जाएगा 1/3, या रेशियो की बात करें तो यहां से आप लिख सकते हो 1:3। तो ये इस टाइप के जो सवाल होते हैं इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस रखो कि माइंड में कर दे, टाइम यहीं से आपका बच के आएगा। जो बहुत ही इजी सवाल है, पेन भी टच करने की नीड नहीं है उनमें। इसके बाद अपना आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 23। में देखो x एक्सिस की बात कर रहा है, बिंदुओं को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो -y1 अपॉन में y2, तो -4, तो प्लस का क्या हो जाएगा 4, y2 की वैल्यू कितनी 6, तो यहां से ये रिजल्ट क्या आएगा 2 से कैंसिल आउट होने के बाद 2/3, तो ये अपना क्या हो गया रिजल्ट। तो आज जो हमने बातें डिस्कस की हैं, तरीका अपना हमेशा यही रहेगा कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी,
उसके बाद इन पर बेस्ड हमारे जो क्वेश्चंस होंगे। अब ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। पिछले वीडियो में आप भयंकर ही क्रांतिकारी भी हो रखे थे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप इन वीडियोज को शेयर करें। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।